हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए जो आया हूं वो है एमाइंस चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है इससे। तो आइए हम लोग आज रिवीजन करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसके थ्रू हम लोग देखते हैं एमाइंस चैप्टर का क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है इस बार हम लोगों के नीट एग्जामिनेशन में। देखिए, आपको सबसे पहले आपको कह रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट to give a solid which dissolve in अल्कली। बच्चों आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, हिल्सबर्ग रिएजेंट हम लोग कहते किसको हैं? हिल्सबर्ग रिएजेंट कहा जाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। बिल्कुल, इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हम लोग यहां पे कहते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट। अगर आप हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो प्राइमरी एमीन का, आप देखो ये कितना डिग्री एमीन है, प्राइमरी है, तो जहां कहीं भी अगर आप प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये जो फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का, यहां पे आप HCl को बाहर कर दीजिए, और HCl को जैसे आप बाहर करोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा आपको प्रोडक्ट, जिसमें कि S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इस N के साथ बच गया एक H और यहां पे बच गया CH2 के साथ CH3। इसका जो नाम पढ़ेंगे हम लोग, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड में एक होता है यहां पे हाईली एसिडिक हाइड्रोजन एटम, और चूंकि देखो इसमें दो H था तो एक H बाहर हो गया, एक H बच गया, वो हाईली होता है एसिडिक हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहां पे H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O एक्सेप्टर ग्रुप, ये होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, और उस एसिडिक हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंट होने के कारण ये जो बना प्रोडक्ट वो सॉल्युबल होता है अल्कली में। बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम सॉल्युबल इन अल्कली। बिल्कुल, ये सॉल्युबल होता है अल्कली में, इसलिए आप कहोगे यहां पे आंसर कौन सा होगा? डी। बच्चों ये कौन सा है? टर्सरी है। ये आपको यहां पे दिख रहा होगा टर्सरी एमीन है, तो कहोगे कि टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन से अटैच्ड एक भी H नहीं है। तो जब नाइट्रोजन से अटैच्ड एक भी H नहीं है, मतलब इसका जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे कहोगे नो रिएक्शन। बिल्कुल, ए वाले के साथ नो रिएक्शन, टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं होता है। ये आप देखो बी है, ये तो नाइट्रो है, नाइट्रो का रिएक्शन नहीं होता है। जब भी रिएक्शन होता है तो ये एमीन का रिएक्शन है, नाइट्रो का रिएक्शन होगा ही नहीं, टर्सरी का रिएक्शन होगा ही नहीं। सी में देखिए ये दिया हुआ है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में N के साथ एक H है, तो 2 डिग्री एमीन का हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है और एक ही H है तो वो बाहर हो जाएगा, फिर एसिडिक H नहीं बचेगा। याद रखना बच्चों, हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ जब भी आप लोगों को रिएक्शन करने के लिए दे तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को हम लोग आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसमें 1 डिग्री एमीन रिएक्शन करता है और जो बनता है प्रोडक्ट वो अल्कली में सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री एमीन रिएक्शन करता है लेकिन जो बनता है प्रोडक्ट वो अल्कली में इनसॉल्युबल होता है, नाइट्रो का रिएक्शन नहीं होता है और टर्सरी एमीन का भी रिएक्शन नहीं होता है। तो यहां पे आपको कह रहा है कि डिजॉल्व इन अल्कली, तो डिजॉल्व इन अल्कली जैसे ही आपको लिख दे आप कहोगे कि यहां पे आंसर हो जाएगा प्राइमरी एमीन। और नाइट्रोजन से अटैच्ड अगर 1 कार्बन है तो उसको कहते हैं प्राइमरी एमीन, अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड 3 कार्बन है 1 2 3 इसको कहते हैं टर्सरी एमीन, और अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड 2 कार्बन है तो कहते हैं प्राइमरी एमीन। इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है बच्चों, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का। याद है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से क्या बनता है? प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन बनता है। देखिए इसमें से क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ इथानोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव। आप देखो सबसे पहले आप लोग यहां पे लिख लो प्रोपेनामाइड, मतलब 3 कार्बन का एमाइड, तो प्रोपेनामाइड कहने का मतलब ये हो गया। देख लो बच्चों 1 2 3 इसी को कहते हैं प्रोपेनामाइड। उसके बाद यहां पे कह रहा है कि रिएक्शन करवाना है इथानोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br2, यानी कि इसका मतलब हो गया Br2 प्लस NaOH। बस इतना ही करना है, और इथानोलिक मीडियम आपको दिया हुआ है जो सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। आप लोगों को यहां पे ध्यान देना है कि जब भी किसी प्राइमरी एमाइड का रिएक्शन अगर आपको Br2 प्लस NaOH ऐसा लिखा हुआ रहता है, या फिर इसी को इस तरीके से लिख देता है NaOBr, या फिर यहां पे लिख देता है इसके केस में OBr माइनस,
इसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है, जो भी यहां पे C डबल बॉन्ड O होता है, इस C डबल बॉन्ड O को आप यहां से हटा दीजिए और इसको बीच में से हटा करके जो बचा यहां पे CH2 और NH2 इसको आपस में कंबाइंड कर दीजिए। तो जैसे आप इसको आपस में कंबाइंड करते हो तो आप कहोगे यहां पे फॉर्मेशन करता है इथाइलेमिन। देखो ना कितना आसान है। तो देखो तो एनोलिन तो होगा नहीं आंसर, इथाइलेमिन बिल्कुल हो जाएगा, मिथाइलेमिन तो होगा नहीं, प्रोपाइलेमिन तो होगा नहीं। जितने कार्बन का एमाइड है उससे एक कम कार्बन का, एक कार्बन डिक्रीज कर जाता है, एक कम कार्बन का बनेगा यहां पे एमाइन। तो ये 3 कार्बन का एमाइड है तो 2 कार्बन का बनेगा एमीन, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि होगा इथाइलेमिन। बिल्कुल। उसके बाद देखिए अब कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव द कार्बाइल एमीन टेस्ट। बच्चों कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी एमीन देता है। याद रखिएगा, चाहे वो प्राइमरी एमीन एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एमीन कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है, तो कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है प्राइमरी एमीन, चाहे वो तो एलिफैटिक हो सकता है चाहे वो एरोमेटिक हो सकता है। आप देखो इसके केस में ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, क्योंकि N से अटैच 2 कार्बन है। ये कितना डिग्री है, N से अटैच 3 कार्बन है, 2 मिथाइल एक नीचे कार्बन, ये 3 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो आप कहोगे कि कार्बाइल एमीन जो टेस्ट देता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन देता है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो, कोई भी आप ले लीजिए इसके केस में प्राइमरी एमीन, इसका रिएक्शन करवा दीजिए क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NOH। जब भी आप रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NOH, तो यहां पे ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोरोस्पॉन्डिंग यहां पे हम लोग कहते हैं कि आइसोसाइनाइड बनाता है और उस आइसोसाइनाइड का जो स्मेल होता है वो बहुत ही ज्यादा फाउल स्मेल, बहुत ही गंदा स्मेल होता है, बैड स्मेल होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कार्बाइल एमीन टेस्ट यानी कि आइसोसाइनाइड रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ यहां पे देता है प्राइमरी एमीन। वो प्राइमरी एमीन एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है ना, अच्छे से आप एक एक रिएक्शन को समझिए बातों को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो हिंसबर्ग टेस्ट से ही दिया हुआ है, यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से ही रिएक्शन करवाने के लिए बात कर रहा है। देखो आपको क्या कर रहा है, द एमीन दैट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। बिल्कुल, यानी कि यहां पे रिएक्शन तो हो रहा है बट रुक जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजॉल्व हो रहा है अल्कली में, लेकिन इसमें कह रहा है इसके केस में रिएजेंट टू गिव एन अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी कि अल्कली में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में बात कर लिया था, बताया था आप लोगों को कि प्राइमरी एमीन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन होता है और वो जो बनता है प्रोडक्ट सल्फोनामाइड वो अल्कली में सॉल्युबल होता है। लेकिन सेकेंडरी एमीन के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन तो होता है लेकिन अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। और अगर टर्सरी एमीन है तो नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होता है। आप देखिए ये कौन सा एमीन है, ये एमीन यहां पे प्राइमरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच्ड एक कार्बन है तो प्राइमरी है, यानी ये रिएक्शन करेगा और अल्कली में सॉल्युबल होगा। तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड देखो ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसमें एक ही H है तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में से Cl- निकलेगा, यहां से H+ निकलेगा, रिएक्शन तो होगा लेकिन जो बनेगा प्रोडक्ट सल्फोनामाइड वो अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक H नहीं बच रहा है। आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल जब भी होगा तो वो होगा सेकेंडरी एमीन। यहां देखो ये एमीन कौन सा है, टर्सरी, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच्ड 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। यहां तो कहेंगे कि रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। फिर से यहां देखिए नाइट्रोजन से अटैच्ड सिर्फ 1 कार्बन है। बच्चों यहां कार्बन का डिग्री नहीं मत देखना, यहां कार्बन का डिग्री नहीं देखा जाता है, नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन का संख्या देखा जाता है। तो नाइट्रोजन से अटैच्ड 1 कार्बन है, यहां पे सिर्फ प्राइमरी है, इसके साथ रिएक्शन होगा लेकिन अल्कली में सॉल्युबल होगा प्राइमरी के केस में, और सेकेंडरी के केस में रिएक्शन होगा लेकिन इनसॉल्युबल होगा, वही इसके केस में कह रहा है। और टर्सरी में हम लोग कहेंगे कि नो रिएक्शन, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बेसिक स्ट्रेंथ से दिया हुआ है। देखिएगा आपको पूछा जा रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सबस्टिट्यूटेड एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो बच्चों यहां तो एक्वस सॉल्यूशन आपको मेंशन करके दे दिया गया है। अगर मीडियम मेंशन नहीं भी रहता है, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में मिथाइल और इथाइल के केस में, खास करके मिथाइल और इथाइल के केस में अगर आप लोगों को मीडियम नहीं भी मेंशन किया हुआ है, आपको एक्वाटिक मीडियम में ही निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ। और मैं आपको बताऊं अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया और अगर आपको मिथाइल दिया हुआ है, यहां पे आपको कहना है 213 कहने का मतलब हुआ 2 डिग्री, उसके बाद यहां पे होता है 1 डिग्री और सबसे कम जो बेसिक होता है
वो होता है यहाँ पे 3 डिग्री, और इससे भी कम होता है अमोनिया। यहां पे ध्यान रखिएगा 213 कहने का मतलब हुआ 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर आपको यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है, मिथाइल के जगह पे इथाइल देता है, तो इथाइल में ज्यादा कार्बन होता है, इसलिए यहां पे हम लोग कहते हैं 231, 231 यानी कि 2 डिग्री। उसके बाद यहां पे होता है, बहुत ही शानदार ये सब क्वेश्चन है, उसके बाद होता है 3 डिग्री, और उसके बाद होता है यहां पे 1 डिग्री, और उसके भी बाद में यहां पे हम लोग कहते हैं कि होता है अमोनिया। आपको ध्यान रखना है 231 इस तरीके से, तो ध्यान से पढ़ोगे आप लोग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जब तक मीडियम मेंशन नहीं होता है तब तक हम लोग एक्वाटिक मीडियम में निकालते हैं। आप देख सकते हो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 231 होता है, क्योंकि आप जानते हो एक्वाटिक मीडियम में जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना ही डिपेंड करता है सिर्फ प्लस आई के ऊपर, ना ही डिपेंड करता है वहां पे एच बॉन्ड के ऊपर। हम लोग कहते हैं कि डिपेंड करता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए आपको यहां पे थोड़ा याद करना पड़ेगा। मिथाइल में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है तो उसके लिए ज्यादा संख्या याद रखना है 231, और जिसमें कम कार्बन है कम संख्या याद रखना है 213। तो मिथाइल के केस में 213 याद रखना है, इथाइल के केस में 231 याद रखना है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और मिथाइल में 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। इसके मुताबिक आपको आंसर यहां पे आ जाएगा ए। समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया हुआ है वो है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। बच्चों आप जानते होंगे बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है ये, कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। इसका कारण क्या है बच्चों, आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से कि जब भी हम लोग एनिलीन का करते हैं नाइट्रेशन, तो देखने में यही लगता है कि ये जो NH2 है वो NH2 होता है एक्टिवेटर, यानी कि ये प्लस एम शो करता है। और जहां कहीं भी प्लस एम अगर शो कर रहा है वो एक्टिवेटर होता है, और एक्टिवेटर होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। तो जब ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है तो बनना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्थो एंड पारा वाला, लेकिन इसमें हुआ क्या, जब हम लोग नाइट्रेशन यहाँ पे कराए तो पारा नाइट्रो एनिलीन जो बना वो बना 51%, बिल्कुल 51% बना पारा नाइट्रो एनिलीन। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा ये जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है वो भी बन गया यहाँ पे 47%, और जो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बना वो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन मात्र यहाँ पे इसके केस में 2% बना। ऐसा क्यों हुआ, जबकि नाइट्रेशन हम लोग करते हैं तो जानते हैं कि जो एक्टिवेटर होता है ESR में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो प्लस एम शो करता है, प्लस आई शो करता है, हाइपर कंजुगेशन शो करता है, तो वो होता है एक्टिवेटर। और अगर वो एक्टिवेटर है तो वो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहिए ऑर्थो एंड पारा पे सिर्फ, जबकि यहाँ पे मेटा पे बन रहा है 47%। इसका कारण क्या है यही पूछा जा रहा है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है, अब बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। होता यह है यहां पे नाइट्रेशन जब करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके बनाता है NO2+। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करके बनाता है NO2+, इलेक्ट्रोफाइल जानते हो, और वही NO2+ ESR में पार्टिसिपेट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन होता क्या है, जब तक नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके NO2+ को जनरेट करता है, तब तक में यहां पे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड एक्स्ट्रा वहां पे बचा हुआ रहता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड इस एनिलीन के साथ कर लेता है एसिड बेस रिएक्शन। जी हां, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, ये बेस का काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है, तो ये यहां पे बन जाता है कुछ इस तरीके का NH3+। NH2 कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में, और यहां पे HSO4- तो है ही, इसी को यहां पे जो कहा जाता है वो यहां पे कहा जाता है एनिलीनियम, एनिलीनियम हाइड्रोजन, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो NH3+ होता है ये शो करता है स्ट्रॉन्ग -I, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा और पता होगा कि NH3+ चूंकि ये -I शो करता है, तो -I शो करने के कारण ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग। जब ये अब मेटा डायरेक्टिंग होता है तो इसका जो होता है नाइट्रेशन, इसका जब नाइट्रेशन होगा इसके रिस्पेक्ट में NO2+ जाता है मेटा पे, और ये एक्चुअल में जो बनता है वो बनता है 47%। तो NH3+ और HSO4- जिसको हम लोग कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट,
इसका होगा नाइट्रेशन, तो ये NH3 प्लस होता है मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसके रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे नाइट्रेशन मेटा पे। इसी का आप कर दोगे फर्दर हाइड्रोलिसिस वगैरह, तो जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहां से H का लॉस हो जाएगा और HSO4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, तो HSO4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, यहां से एक H निकल जाएगा, बन जाएगा इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो पढ़ के देखो ऑप्शन कौन सा होगा सही। सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ सबस्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन। यहां पे नाइट्रो तो होता ही नहीं है ना, नाइट्रो कहां प्रेजेंट है, नाइट्रो यहां पे है ही नहीं, एमिनो ग्रुप है, वो गलत हो गया। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमिनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, गलत है, मेटा डायरेक्टिंग एमिनो ग्रुप नहीं होता है, ये एमिनो ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाला। सी में कह रहा है कि इन एसिडिक यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं बच्चों एनिलीनियम, इसी को कहते हैं एनिलीनियम। और वो एनिलीनियम आयन में जो NH3 प्लस होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। डी में कह रहा है इन अब्सेंस ऑफ सबस्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन, वो गलत है, मेटा पे नहीं जाएगा, अगर वहां पे अब्सेंट है नाइट्रो तो जो प्रेजेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में जाएगा। हम लोग यहां पे कहेंगे इन एसिडिक यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन रिएक्ट कर जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से और बनाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसमें कि NH3 प्लस होता है एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और जब तक में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करके NO2 प्लस जनरेट करता, तब तक में सल्फ्यूरिक एसिड 47% एनिलीन के साथ रिएक्शन करके 47% बना देता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसलिए 47% में जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो करता है मेटा पे। उम्मीद करता हूं बात आप समझ चुके होंगे, अच्छे तरीके से आप पढ़ करके देखो, एनसीईआरटी में भी इसी सब बातों को मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल समझ में आ गया ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तीनों का तीनों जो दिया हुआ है एनिलीन, और एनिलीन का यहां पे जो लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई माइनस एम, क्योंकि प्लस आई प्लस एम क्या करेगा, कंजुगेट एसिड को स्टेबलाइज करेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। आप कहोगे कि NO2 पारा पे क्या शो करता है, माइनस एम, मिथाइल पारा पे क्या शो करता है, प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3, उसके बाद होगा 2, और सबसे कम यहाँ पे बेसिक जो होने वाला है वो सबसे कम बेसिक हो जाएगा 2, इस तरीके से हो जाएगा। जानते हो यहाँ पे कुछ बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए आपको 8 नंबर क्वेश्चन देता हूं कुछ इस तरीके का, ऐसा दिया, इसी के केस में एक दिया मैंने आप लोगों को एनिलीन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको दिया बच्चों यहां पे एनिलीन है लेकिन नाइट्रो लगा हुआ है एक मेटा पे, मेटा नाइट्रो एनिलीन। उसके बाद यहां पे जो दिया नेक्स्ट क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से दिया जिसमें कि पारा नाइट्रो एनिलीन। अच्छे तरीके से आपको मालूम होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस एम। मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पे कहोगे पारा पे जो NO2 होता है माइनस एम शो करता है, लेकिन मेटा पे जो NO2 होता है वो सिर्फ माइनस आई शो करता है, जिसके कारण हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट, उसके बाद माइनस आई माइनस एम दोनों घटाता है बेसिक स्ट्रेंथ को, लेकिन माइनस एम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा घटा देता है बेसिक स्ट्रेंथ को, इसलिए अब होगा 2, उसके बाद यहां पे होगा 3, तो 1 2 3 हो जाएगा यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सीखोगे, यही सब रिपीट होता है नीट एग्जाम में। उसके बाद देखो ऐसा दिया हुआ है कहीं पे आप लोगों को, ये दिया हुआ है एक एनिलीन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखते हैं जिसमें कि इस एनिलीन के रिस्पेक्ट में एक दिया हुआ है मेटा पे OCH3, उसके बाद यहां पे फिर से आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि अब दिया हुआ है एक पारा पे OCH3। आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई माइनस एम। अब मेटा पे OCH3 कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, पारा पे OCH3 कौन सा इफेक्ट,
प्लस एम। इसलिए हम लोग इसके केस में कहेंगे कि सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो होगा 3। बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कौन? प्लस एम ग्रुप, इसलिए ज्यादा होगा बेसिक। उसके बाद माइनस आई घटाता है बेसिक स्ट्रेंथ को, तो माइनस आई घटाता है तो 2 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर में देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का एक और ऑर्डर देख लेते हैं। जब हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ को 6 ही दिया है तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एक ये दिया हुआ है और यहाँ पे एक क्लोरीन जी है और इसके बाद एक पारा पे क्लोरीन जी है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए सबसे पहली बात कि हेलोजन का माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस एम पे। याद है ना सभी लोगों को, पढ़ा था ना आपने जेनेरिक इफेक्ट में कि हेलोजन का माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस एम पे। तो आपको एक हेलोजन है, वो हेलोजन कहीं भी दिया हुआ रहे, चाहे ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे, कहीं भी दिया हुआ है एक हेलोजन, उस हेलोजन का हम लोग लेंगे सभी जगह कौन सा? माइनस आई। आपको लेना है माइनस आई मेटा पे भी और माइनस आई पारा पे भी। तब लोग कहेंगे हेलोजन का माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस एम के ऊपर। बिल्कुल। अब यहां पे आप जानते हो कि माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक यहां पे होगा फर्स्ट। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो मेटा पे माइनस आई ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम है। पारा पे माइनस आई कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा है। तो जहां पे माइनस आई कम लगेगा वो ज्यादा एसिडिक हो, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पे कहोगे कि माइनस आई कम लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, जिसके कारण ज्यादा बेसिक होगा। और 2 में माइनस आई ज्यादा लग रहा है डिस्टेंस कम होने के कारण, इसलिए हम लोग कहेंगे सबसे कम बेसिक यहां पे यही होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से? बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पे जो दिया हुआ है ये एक मेटा पे दिया हुआ है NH2। कहां पे दिया हुआ है? मेटा पे। और एक दिया हुआ है, सॉरी, एक मेटा पे दिया हुआ है मिथाइल और एक दिया हुआ है पारा पे मिथाइल। आपसे पूछा जाता है इसके केस में कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इस तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जानते हो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई माइनस एम। कितनी बार बोलूं? बहुत बार आपको बोल चुका हूं। अब देखिए आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि जो मेटा पे है मिथाइल, तो मेटा पे मिथाइल का सिर्फ और सिर्फ लगता है प्लस आई। बिल्कुल। लेकिन पारा पे जो मिथाइल दिया हुआ है तो पारा पे मिथाइल का लगता है प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन बोथ। बिल्कुल। तो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों लगता है पारा पोजीशन पे। यही कारण होता है कि हम लोग कहते हैं कि मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पारा पे ज्यादा होता है कंपेयर टू मेटा। याद रखिएगा पारा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है, यही कारण है कि ज्यादा बेसिक होगा 3, उसके बाद होगा 2 और सबसे कम बेसिक होता है 1। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पे हो जाता है 3, 2, 1, क्योंकि मेटा पे सिर्फ प्लस आई होता है, पारा पे प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन दोनों होता है। ठीक है ना? समझ गए बातों को? वेरी गुड। अब यहां से एक और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बेसिक स्ट्रेंथ जब हम लोग यहां पे पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, आपको अगर दिया हुआ है कहीं पे, एक आप लोगों को मिलेगा SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट किसको कहते हैं? ये होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बिल्कुल, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब आप देखो इसके केस में क्या होता है, तो सबसे पहले कहोगे कि इसके केस में होता कहां है, तो कहोगे कि ऑपरेट इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। जी हाँ, ये होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में। और इसके केस में आप लोगों को एक बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। बिल्कुल।
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन होता है। जैसे कि आपको यहां पे एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, यहां पे है NH2, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे दिया हुआ है एक NH मिथाइल, और इसके केस में एक और देता हूं जिसमें कि इस NH2 के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहां पे दे देता हूं आपको मिथाइल, एक ऐसा दे दिया। शायद ये 11 नंबर हो, ये 12 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, जो भी नंबर होगा नंबर अपने मुताबिक दे दीजिएगा क्वेश्चन में। और एक इसमें और देता हूं जिसके केस में इस नाइट्रोजन पे से हाइड्रोजन को हटा करके दोनों साइड लगा दिया गया है मिथाइल, और दोनों साइड ऑर्थो पे भी लगा दिया गया है मिथाइल, ऐसा कर दिया गया है। अब आपसे पूछा जाता है इसमें से कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान से सीखिएगा, बहुत सीखने की चीज है यहां पे। जहां कहीं भी इस प्रकार से आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन दिया हुआ रहेगा, आप कहोगे उसका बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। जी हां, आपको देखने में लग रहा है कि सर आंसर इसका जो हो जाएगा 4 3 2 1, मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप कहोगे सबसे ज्यादा बेसिक तो यहां पे होगा 4, नो डाउट। 4 क्यों होगा? क्योंकि यहां पे लग रहा है SIR इफेक्ट, स्टेरिक इन्वेशन ऑफ रेजोनेंस। बिल्कुल यहां पे आप देखोगे तो जो एनिलीन में NH2 है ना, जो प्राइमरी एनिलीन है, वो प्राइमरी एनिलीन में लगता है SIP, स्टेरिक इन्वेशन ऑफ प्रोटोनेशन प्राइमरी एनिलीन में लगता है जब यहां NH2 होगा। लेकिन इस NH2 में से दोनों H को हटा करके लगा दिया गया यहां पे बल्कि ग्रुप, और उसके ऑर्थो पे भी लगा दिया गया बल्कि ग्रुप। तो बिगर ग्रुप अगर लगा दिया जाए यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर और उसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, इस दोनों के बीच में यहां पे होता है यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हो जाता है इसके केस में स्टेरिक हिंड्रेंस, और जैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ तो रिपल्सन से बचने के लिए अपना प्लेन चेंज करता है, रोटेट कर लेता है अपने आप को, प्लेन को जैसे चेंज करता है ये फिनाइल, तो आप कहोगे ये फिनाइल रिंग और नाइट्रोजन एक प्लेन में नहीं होता है। तो जब ये फिनाइल और नाइट्रोजन एक प्लेन में नहीं होगा, आप जानते हो रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। जो भी होता है कंजुगेटेड एटम वो प्लेनर होना चाहिए। तो ये चूंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस प्लेन में नहीं है जिस प्लेन में ये फिनाइल है, इसलिए कहते हैं यहां रेजोनेंस नहीं होता है। इसके चलते ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है एक्चुअल में लोकलाइज्ड, यानी कि नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इसलिए इस इफेक्ट को यहां पे हम लोग कहते हैं SIR। SIR का मतलब होता है स्टेरिक इन्वेशन ऑफ प्रोटोनेशन, सॉरी स्टेरिक इन्वेशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इन्वेशन ऑफ रेजोनेंस के कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है क्योंकि ये लोकलाइज्ड होता है। और ये सब में देखोगे तो डीलोकलाइज्ड होता है लोन पेयर, ये सब में हम लोग कहेंगे डीलोकलाइज्ड होता है लोन पेयर, ये सब में कहोगे डीलोकलाइज्ड होता है लोन पेयर। तो जहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, और जहां पे रेजोनेंस में नहीं जाता है SIR के कारण उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अब इस तीनों में आते हैं, यहां पे कहते हैं कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, यहां पे NH2 है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये हो जाएगा NH3+, और उस NH3+ का ऑर्थो पे जो प्रेजेंट ग्रुप है उसके साथ रिपल्सन बढ़ जाता है, रिपल्सन बढ़ जाता है जिसके कारण कि अनस्टेबल हो जाता है। यहां पे सिर्फ एक ही मिथाइल है, यहां पे दोनों साइड मिथाइल है, तो जो H+ को पिक करने के बाद NH3+ बनता है कंजुगेट एसिड, वो कंजुगेट एसिड का ज्यादा रिपल्सन होता है यहां पे इस दोनों साइड मिथाइल के कारण, यहां पे कम रिपल्सन होता है थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में, और यहां बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे जब भी आपको रिंग के साथ अटैच्ड होगा NH2, ध्यान दीजिएगा, जब भी रिंग के साथ अटैच्ड होगा NH2 और अगर उसके ऑर्थो पे, अगर इसके ऑर्थो पे प्रेजेंट होगा कोई ऐसा ग्रुप जो कंजुगेट एसिड बनने के बाद, जो NH3+ बनेगा H+ को पिक करने के बाद, तो वहां पे रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण कंजुगेट एसिड कम स्टेबल हो जाता है, और जब कंजुगेट एसिड कम स्टेबल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा 4 के बाद 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी में रखिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमने आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सबके सब मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पे कहोगे कि लग रहा है इसके केस में SIP, यहां पे भी कहोगे लग रहा है SIP। तो आपको याद रखना है SIR के कारण हम लोग कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और SIP के कारण बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, डिक्रीज करता है SIP के कारण। SIP तभी लगेगा जब NH2 के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्थो पे दिया हुआ रहेगा कोई बिगर ग्रुप जो रिपल्सन करता है, ठीक है ना। और अगर वहां से बना दिया जाए टर्सरी एनिलीन या सेकेंडरी एनिलीन और उसके ऑर्थो पे रहेगा बल्कि ग्रुप, तो वहां पे SIR लगेगा, और SIR के कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, शानदार है, आप सभी से बनेगा, बहुत आसानी से देखो तो आपसे समझ में आता है कुछ। अरे कुछ क्या, बहुत समझ में आता है सर जी, आपने इतना तो सिखा ही दिया है, अब ये सब कुछ समझ में आता है। इसको ऐसे ओपन कर दो, यहां मेटा पे दिया हुआ है ब्रोमीन, ओके मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो गया ना। इसका आपको पता है कि चाहे आपको रिएक्शन दे दे PCl3 के साथ, चाहे दे दे PCl5 के साथ, चाहे दे दे SOCl2 के साथ, ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करता है, और जैसे क्लोरीन OH को रिप्लेस करता है यही फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे बेंजॉइल क्लोराइड, बिल्कुल। और इस बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बन गया, ये बन गया B, ये है A, B बन गया यहाँ पे बेंजॉइल क्लोराइड, Cl रिप्लेस करता है OH को। जहां कहीं भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कोहल का रिएक्शन PCl3, PCl5 या SOCl2 के साथ हो तो उसका क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करेगा, चाहे एल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। अब सुनो, इसका रिएक्शन फर्दर करवाना है मेरे को अमोनिया के साथ, तो अमोनिया को मैं ऐसे ओपन कर देता हूं, आपको कोई दिक्कत क्या नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे, HCl बाहर कर देंगे, अमोनिया से आप लोग यहां से H+ और बेंजॉइल क्लोराइड से H+ बाहर कर दीजिए, सॉरी बेंजॉइल क्लोराइड से Cl- बाहर कर दीजिए। अब मेटा पे ब्रोमीन ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। अब आप देखोगे यहां पे फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में बेंजामाइड, और मेटा पे ब्रोमीन तो रहेगा ही। और उसके बाद देखिए ये बन गया मेरे को C, और C के बाद यहां पे आप लोग क्या कराओगे, यहां पे कराओगे आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो जैसे आप इसके केस में कराने वाले हो अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन NaOH और Br2, तो बच्चों अब होगा क्या, अरे होगा वही जो मैं चाहूंगा। यहां पे देखो इसके केस में ऐसा होगा कि मेटा पे ब्रोमीन तो अपनी जगह पे रहेगा, और इसका जो ये बेंजामाइड का जो C डबल बॉन्ड O है ना, आपको पता है कि 1 डिग्री एमाइड का जब रिएक्शन करवाते हैं NaOH प्लस Br2 के साथ, तो वहां पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है, C डबल बॉन्ड O यहां से एलिमिनेट होता है, इसको यहां से काट के हटा दीजिए, जो बचा NH2, इस NH2 को रिंग के साथ जोड़ दीजिए जहां C डबल बॉन्ड O अटैच था, यानी कि हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है मेटाब्रोमो एनिलीन। यस, मेटाब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। देखो तो कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है मेटाब्रोमो एनिलीन, वो आ रहा है इसके केस में C ऑप्शन, तो C हो जाएगा। देखो तो अच्छे समझ में आ रहा है, SOCl2 OH को रिप्लेस किया, फिर अमोनिया का यहां पे H+ निकला और यहां से Cl- निकला, तो HCl बाहर हो गया, और HCl बाहर होने के बाद यहां पे बच गया C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। अब फिर हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दिया, C डबल बॉन्ड O को यहां से हटा करके NH2 को जोड़ दिया जहां पे C डबल बॉन्ड O था, बन गया मेटाब्रोमो एनिलीन। हो गया ना आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोगों का कपलिंग रिएक्शन है, बहुत आसान है। देखो आपको यहां से कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द प्रोडक्ट A, यहां पे प्रोडक्ट A क्या बनेगा, इसमें आपको दिया हुआ है एनिलीन, और एनिलीन का जो रिएक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। बच्चों आपको करना क्या होगा, इसके केस में आप लोगों को बहुत ही आसान सा काम करना है कि जो भी आप लोगों को दिया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको आप अच्छे से ओपन करके लिख दीजिए, ओके। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा दीजिए आप इस तरीके से एनिलीन के साथ, और जैसे आप एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो पारा पोजीशन से H निकलता है, बिल्कुल पारा पोजीशन से H निकलता है, यहां से Cl निकलता है, HCl बाहर कर दीजिए ना। तो जब भी आप लोगों को कभी भी एनिलीन का रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ दे तो यहां पे बनता है एजो डाई, कलर बनता है। अब आप देखो यहां पे क्या होता है, ये जो एक पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को क्या करिए, इस नाइट्रोजन और रिंग के बीच में ऐड कर दीजिए, यहां से यहां तक नाइट्रोजन और रिंग के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए, और इस नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड को कम कर दीजिए। HCl यहां से बाहर करिए, और बाहर करने के बाद जो बचता है उसको कंबाइन कर दीजिए ना, तो ये यहां पे ये बच गया, और N ट्रिपल बॉन्ड N को कन्वर्ट कर दीजिए N डबल बॉन्ड N में, और इसके बाद आप देखो जहां जो है उसको रहने दो, और ये इसके केस में रहने दीजिए NH2। बिल्कुल देखो तो यहां पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका हम लोग नाम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको पढ़ा जाता है पारा एमिनो एजोबेंजीन, बिल्कुल इसको कहते हैं पारा एमिनो एजोबेंजीन। तो जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ तो बनता है पारा एमिनो एजोबेंजीन, और इसको हम लोग कहते हैं कि इसका जो कलर होता है वो होता है
येलो डाई, बिल्कुल येलो डाई होता है। इसलिए आप देखो इसका आंसर जो होने वाला है यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा आंसर इसका। लगे हाथ में आप लोगों को और भी कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं। ये तो हो गया एनिलीन का केस बच्चों। इसी में आप लोगों को अगर क्या करता है कि फिनॉल लगा देता है, ओके, तो फिनॉल अगर यहां पे लगा देगा तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या बना सकते हो अच्छे तरीके से? बिल्कुल आप बना सकते हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। और कपलिंग रिएक्शन खास करके एक ऐसा रिएक्शन है जिससे कि रिएक्शन पूछने का बिल्कुल चांस है। आप लोगों को अच्छे तरीके से कपलिंग रिएक्शन को तैयार रखना चाहिए, है ना। अब देखो तो 14 नंबर हो गया। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए ये जो दिया हुआ है आप लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है बीटीसी। क्या कहा जाता है? बीटीसी। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप लोगों को यहां से कहता है फिनॉल के साथ, बिल्कुल फिनॉल के साथ, और जैसे ही आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहां पे लगता है बेसिक मीडियम, और एनिलीन के साथ करते हो तो एसिडिक मीडियम। ध्यान रखोगे। अब यहां से निकल जाता है इस केस में HCl, और जैसे HCl यहां से बाहर हुआ तो जो यहां पे पाई बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर दीजिए और बॉन्ड बना दीजिए नाइट्रोजन और रिंग के बीच में। तो नाइट्रोजन और रिंग के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए, और जैसे यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन आप लोग करते हो तो कुछ इस तरीके का बन जाता है, और N ट्रिपल बॉन्ड N कन्वर्ट हो जाता है N डबल बॉन्ड N में, बिल्कुल N डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके केस में यहां पे ये तो रिंग रहेगा ही, और इसके पारा पोजीशन पे रह जाता है OH। तो देखिए ये हो गया फिनॉल के केस में कि अगर फिनॉल का रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो जो कपलिंग होकर के प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बिल्कुल बच्चों, इसको कहते हैं पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका जो कलर होता है ना, इसका कलर होता है यहाँ पे ऑरेंज डाई। ध्यान रखोगे कौन सा डाई होता है बच्चों? ऑरेंज कलर का डाई होता है। अच्छे तरीके से एक एक बातों को ध्यान रखने की कोशिश करोगे आप लोग। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे और भी परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यही आपको दिया हुआ रह सकता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नाम तो सुना ही होगा। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप लोगों को दे रहा है कुछ इस तरीके से कि N के ऊपर दोनों H को हटा करके 2 मिथाइल कर दिया गया। अब यहां पे भी हम लोग H को हटा देंगे। सबसे पहले इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे NN डाइमिथाइल एनिलीन, ऐसा इसका नाम पढ़ते हैं, ठीक है। और यहां से भी हम लोग HCl को बाहर कर देते हैं, और एक जो बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर देते हैं इस नाइट्रोजन और रिंग के बीच में ऐड कर दीजिए। जैसे यहां पे आप एक बॉन्ड को ऐड करते हो तो अब आप देखो यहां पे क्या बनता है, ये बन जाता है पाई बॉन्ड तो रहेगा ही, N डबल बॉन्ड N तो रहेगा ही, इसके केस में यहाँ पे ये तो रहेगा ही, और फिर डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, और N के ऊपर यहाँ पे रहेगा CH3 और CH3। तो क्या हो गया? पारा पारा NN डाइमिथाइल एमिनो, पारा NN डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन। और इसका जो कलर होता है और ज्यादा डीप होता है। जी हाँ, बिल्कुल इसका कहते हैं कि डीप येलो कलर हो जाता है इसके केस में। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ऐसा भी हो सकता है इसके केस में। यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फिनॉल को हटा करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि एनिलीन में जो 2H था ना, उस 2H को हटा के आप लोग एक मिथाइल भी रख सकते हो। जैसे दोनों H को हटा करके 2 मिथाइल रख दिया तो प्राइमरी एनिलीन के साथ तो रिएक्शन हो ही सकता है, सेकेंडरी एनिलीन के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, और टर्सरी एनिलीन के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। ये सब सारे बातों को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखने की कोशिश किया करो बच्चों, ठीक है। तो 17 नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं, इसका कोई अगर आपसे नाम पूछ ले सबसे पहले कि नाम क्या होता है, तो सबसे पहले इसका नाम आप लोग ध्यान रखोगे, इसका नाम होता है N मिथाइल एनिलीन। तो इसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है। तो कपलिंग रिएक्शन में कम से कम 4 रिएक्शन तो हर हाल में आपको याद रखना ही है, ओके। अब देखिए यहां पे होगा कुछ इस तरीके से कपलिंग कि जहां ये आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, वहां से आप लोगों को एक बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है नाइट्रोजन और रिंग के बीच में, तो N डबल बॉन्ड N हो जाएगा। उसके बाद यहां पे ये तो रिंग रहेगा ही, इसके केस में ये रह जाएगा, और इसमें NH के साथ इसमें हो जाएगा CH3। इसको हम लोग कहते हैं पारा N मिथाइल एमिनो, पारा N मिथाइल एमिनो
एजोबेंजीन ये कहते हैं, इसका भी हम लोग कहते हैं कि येलो कलर का ही डाई होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन का कम से कम ये 4 रिएक्शन तो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं बच्चों, आपसे जरूर बढ़ना चाहिए एक क्वेश्चन, देखो तो आसान है कि नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि एनिलीन इन ए सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड ए प्रोडक्ट डी, क्या क्या हो सकता है देखा जाए थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोगों को यहां पे जो दिया हुआ है एनिलीन, और उस एनिलीन का जो रिएक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहां पे होता है डाइजोटाइजेशन, और डाइजोटाइजेशन होने के बाद यहां पे जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बनता है। और जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस साइनाइड के साथ, आप जानते हो इसको हम लोग कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, बिल्कुल। तो Cn माइनस रिप्लेस करेगा N2 प्लस को, तो जैसे N2 प्लस को Cn माइनस रिप्लेस करता है तो प्यारे बच्चों यहां पे फॉर्मेशन करता है साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन का अब हम लोग करते हैं हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जब हम लोग साइनाइड का कर देते हैं रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजिनेशन, तो 2H कार्बन से जोड़ेंगे, 2H नाइट्रोजन से जोड़ेंगे, ये फॉर्मेशन कर देता है मेरे को बेंजाइल एमीन। और अब ये बेंजाइल एमीन का रिएक्शन फर्दर आप लोगों को दिया हुआ है, तो इस बेंजाइल एमीन का रिएक्शन जो दिया हुआ है वो NaNO2 प्लस HCl ये दिया हुआ है। आप क्या कहोगे? देखो बच्चों, जब आप लोगों को ये NH2 रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, तो जब ये NH2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 से 278 केल्विन पे स्टेबल होता है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि यहां पे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन अब आप देखोगे ये है एलिफैटिक, ये है एलिफैटिक एमीन, क्योंकि NH2 रिंग से अटैच्ड नहीं है। तो अगर NH2 रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तब तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन अगर NH2 रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, उसके बीच में अब कार्बन आ गया, यहां पे बनता है एल्कोहल। ध्यान रखिएगा, यहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है जब हम लोग एलिफैटिक एमीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, यानी कि NaNO2 प्लस HCl मतलब क्या, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेशन करता है बेंजाइल अल्कोहल। देखो तो कौन ऐसा ऑप्शन दे रहा है जहां की बेंजाइल अल्कोहल होगा। इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे बच्चों, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं यहां से नेक्स्ट हुआ है बच्चों, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन। देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, क्या जा रहा है कि यहां पे नाइट्रो है, यहां पे ब्रोमीन है, नीचे दिया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड यानी N2 प्लस Br माइनस डाइजोनियम ब्रोमाइड दिया हुआ है, इसको हटा करके यहां पे जोड़ना है हाइड्रोजन। तो क्या करना है, रिडक्शन। और आपको पता है ना, रिडक्शन करने के लिए हम लोग यहां पे जो इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं H3PO2 या फिर इथाइल अल्कोहल हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं N2 प्लस को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन से। देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको रिवीजन करवा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, मजा आ जाएगा आप लोगों को देख करके। जैसे कि देखिए, अगर यहां से क्वेश्चन आप लोगों को देता है, अगर दिया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप लोगों को देता है क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी बातों को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आपको पता है कि क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, या फिर इसी को यहां पर लिखा जा सकता है क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। बिल्कुल यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर आप लोगों को मालूम है क्या, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इसके केस में क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। और यहां पे Cl माइनस N2 प्लस को रिप्लेस करेगा तो यहां पे फॉर्मेशन करता है क्लोरोबेंजीन। अगर आपको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन दिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ दिया है तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन दिया है तो फॉर्मेशन करता है यहां पे ब्रोमोबेंजीन। और अगर क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन दिया है तो Cn माइनस N2 प्लस को रिप्लेस करता है तो फॉर्मेशन करता है यहां पे साइनोबेंजीन। और इस रिएक्शन को, ये जो तीनों रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को यहां पे कहा जाता है
इसी को हम लोग कहते हैं सेंट मेयर रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान रखोगे बहुत अच्छे तरीके से। इस रिएक्शन को कहा जाता है बच्चों सेंट मेयर रिएक्शन। अच्छे से देखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 21 नंबर में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं इसके केस में कि अगर आपको यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड को हटा करके अब सिर्फ और सिर्फ कॉपर मेटल रखते हैं, बता सकते हैं क्या कि अगर सिर्फ कॉपर मेटल रखते हैं तो क्या कहते हैं? कमेंट नहीं करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ बोल लीजिए अपने मन में। तो यहां से आप लोगों को ऐसा देता है कि कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ, सिर्फ HCl दिया हुआ है, क्यूप्रस क्लोराइड नहीं दिया हुआ है, या फिर सिर्फ कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ HBr दिया हुआ है। अब यहां पे क्यूप्रस ब्रोमाइड भी नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा प्यारे मोहन? अब यहां पे Cl N2+ को रिप्लेस करेगा। अब भी हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है क्लोरोबेंजीन, और अब भी हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है ब्रोमोबेंजीन। लेकिन इस रिएक्शन का नाम अब हम लोग क्या कहते हैं? इस रिएक्शन का जो नाम कहते हैं वो कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ध्यान रखोगे, गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग होता है, डिफरेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। लेकिन अगर आपको पूछे कभी भी कि बेटर इल्ड किसमें होता है तो बेटर इल्ड इन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का बेटर इल्ड आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये होता है बेटर इल्ड इन सैंड मेयर्स रिएक्शन। बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बातों को ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपको आइडोबेंजीन बने, ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन को बना सकते हैं आप सेंटमेयर या यहाँ पे गेटरमैन, और साइनोबेंजीन को भी बना सकते हैं सेंटमेयर के साथ। अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन दिया हुआ है क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, तब अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना है तो कुछ नहीं किया जाता है, सिंपल यहां पे हम लोग करेंगे क्या, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का KI के साथ सिंपल हीट करते हैं, हल्का सा इसको हिलाते डुलाते हैं, तो आपको यहां पे सिंपल सेकिंग करना है। जैसे सिंपल सेकिंग करते हो आप, ये होता क्या है, I- बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, N2+ एक्सलेंट लिविंग ग्रुप होता है, जिसके कारण यहां पे हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है आइडोबेंजीन, साथ में निकल जाता है इसके केस में N2 और साथ में KCl। इस तरीके से यहां पे हम लोग बना सकते हैं आइडोबेंजीन। और अगर आप चाहते हो कि फ्लोरोबेंजीन बने, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। बिल्कुल, इसका जो नाम होता है इसको हम लोग यहां पे कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। और जैसे इस फ्लोरोबोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, तो HCl यहां से बाहर होता है और बनता है, इसका नाम होता है, लिख लीजिएगा आप नाम, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। कौन सा बोरेट? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट ये होता है। और इसको हम लोग करते क्या है, बहुत ही सिंपल, हीट कर देते हैं। तो जैसे आप इसको हीट करते हो ना, तो Bf4- में जो एक F- है, वही F- न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और वही F- N2+ को रिप्लेस करता है और फॉर्मेशन करता है इसके केस में फ्लोरोबेंजीन, साथ निकलता है N2 गैस, साथ निकलता है Bf3। ये तरीका होता है फ्लोरोबेंजीन बनाने का। ये सारा रिएक्शन यहाँ पे ध्यान रखोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये सब, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, साइनोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, आइडोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है विनोद, देख रहे हो ना। अब देखो, अब इसके केस में 24 नंबर में आप देखोगे, आपको ऐसा दिया हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अब आपको यहां पे देता है वाटर के साथ, वो भी 283 केल्विन पे। तो बच्चों आपको पता है वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो यहां पे जो बनता है इसके केस में फिनॉल, क्या बनता है, फिनॉल, और साथ में यहां पे बाहर हो जाता है HCl और साथ में निकल जाता है N2 गैस। ओके ओके सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पे हम लोग ऐसा क्वेश्चन लाते हैं कि रिडक्शन वाला, जो अभी आपने तुरंत देखा था ना, जहां कहीं भी अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में से N2+ को रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से, मतलब वहां N2+ लगा हुआ है पहले से, उस N2+ को हटा करके वहां जोड़ना है अगर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम को जोड़ने के लिए आप ले सकते हो या तो H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो
तो इस N2+ को हटा करके वहां पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन। तो जैसे ही आप जोड़ दोगे हाइड्रोजन एटम को, ये फॉर्मेशन कर देता है बेंजीन। मतलब C6H5 है और एक H और जोड़ दिया, फॉर्मेशन कर दिया C6H6 यानी कि बेंजीन, और बाहर हो गया इसके केस में N2 गैस। और पता है H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो फॉर्मेशन कर देगा H3PO3, साथ में HCl वगैरह जो भी बाहर होना होगा ये तो हो जाएगा। आप कहोगे कि जब H3PO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन बनता है, तो जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को देखा था वहां पे वही करना था, N2+ को रिप्लेस करना था हाइड्रोजन से। आंसर हुआ था H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो भी था। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट और आप ले सकते हो रिडक्शन करने के लिए कि अगर आप चाहते हो कि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो N2+ है उस N2+ को रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोजन एटम से, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहां पे आप लोग ले सकते हो एक और, वो ले सकते हो यहां पे प्यारे बच्चों इथाइल अल्कोहल। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब ये इथाइल अल्कोहल भी यहाँ पे काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, और ये भी काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। तो यहाँ पे C6H5 कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 में, यानी कि बेंजीन में, और N2 गैस तो बाहर होगा ही, और इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके बनाता है एसिटल्डिहाइड, दिस दैट यहाँ पे बाहर हो जाता है। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके बनाता है एसिटल्डिहाइड। एक और आपको लास्ट क्वेश्चन आज का बताने जा रहा हूं बच्चों कि अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ये सब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के सिलेबस का है। पहले हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HbF4 के साथ, यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो जैसे BDC यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, यहां पे जो बनता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ओके सर, ओके सर, ये बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट यहां पे बन गया। और अब इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, हीट करोगे तब तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ओके, अब क्या करते हैं यहां पे सोडियम नाइट्राइट NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल इसको हीट करते हैं। तो अब आप जैसे इसको सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट करोगे, NaNO2 के साथ हीट करोगे, तो ये जो NO2 है यही NO2 रिप्लेस करता है N2+ को, और जैसे ही N2+ को यहां से रिप्लेस करेगा तो आप इसको इस तरीके से दिखा दीजिए N2+ BF4- जो दिखाया था। तो यहां से आप जैसे N2+ को रिप्लेस करोगे NO2 से, अब आप कहोगे कि इस मेथड से यहां पे जो फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। बाहर हो गया N2 गैस, बाहर हो जाएगा Na+BF4-, इस तरीके से सोडियम फ्लोरोबोरेट। आप देखो तो आसानी से सारे क्वेश्चन बना सकते हो ना आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो सेशन हम लोगों का रहा है पूरा का पूरा इसका रिवीजन का बहुत ही शानदार रहा है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक वीडियो में इसको समेटना बहुत ही मुश्किल है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा इसके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बढ़िया तरीके से आप लोग यहां तक आप रिवीजन करिए। एनसीईआरटी को जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट का रास्ता है ना नीट का, वो यहीं से गुजरता है, वो एनसीईआरटी से होकर के गुजरता है। मैं आपको बार बार कहता हूं लास्ट में यही बात, अपने लाइफ के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए और इधर उधर की बात को आप छोड़िए। दोस्तों के साथ इधर उधर ज्यादा टाइम को बर्बाद करना छोड़िए, ज्यादा जो है सोना इस ठंड में छोड़िए, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई पे फोकस करिए और एनसीईआरटी को खूब पढ़िए, जितना हो सके समझ के पढ़िए, क्वेश्चन को खूब बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ही रिजल्ट होता है। खाली थ्योरी भर दिन पढ़ने से रिजल्ट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। क्वेश्चन जब सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जितना हो सके उतने अपने लाइफ के प्रति ईमानदार रहें और अपने आप पे मेहनत करते रहें। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।